हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या और आज है 29 अप्रैल 2020 और आज के करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं वो तीन टॉपिक मैंने लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। पहला टॉपिक है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर के, ठीक है, अभी इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। दूसरा है प्लाज्मा थेरेपी, ये भी आजकल काफ़ी चर्चा में है, आपने इसका नाम सुना होगा कोविड-19 के रिलेशन में। और तीसरा है एस्टेरॉयड 1998 OR2। ये क्या है, ये भी आपने काफ़ी नाम सुना होगा। आज 29 अप्रैल है और आज की तारीख के साथ इसका रिलेशन है, ठीक है। हुआ क्या है, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। हुआ क्या है कि अभी कुछ दिनों पहले साइंटिस्ट ने ये बताया, नासा के साइंटिस्ट ने, कि एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है एस्ट्रॉयड 1998 OR2। ये एस्ट्रॉयड धरती के काफ़ी पास से गुजरेगा, इतना पास से नहीं गुजरेगा कि हाँ धरती को उड़ा दे, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली नज़दीक से गुजरेगा, और वो नज़दीकी भी काफ़ी लाख किलोमीटर की होगी। लेकिन ये इतना बड़ा एस्ट्रॉयड है और इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि ये आसपास अगर ये थोड़ा और नज़दीक से गुजरता तो हो सकता है हमारे लिए हानिकारक हो सकता था, क्योंकि इसको हानिकारक धूमकेतुओं की श्रेणी में रखा गया है, हानिकारक एस्ट्रॉयड की श्रेणी में इसको रखा गया है, ठीक है। एस्ट्रॉयड कहाँ पाए जाते हैं, एस्ट्रॉयड किन किन ग्रहों के बीच, एक पट्टी है पूरी एस्ट्रॉयड्स की, एक बेल्ट है, वो कौन कौन से ग्रह के बीच में होते हैं एस्ट्रॉयड, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। एस्ट्रॉयड एक बेल्ट होती है, दो ग्रह हैं, एक तो मंगल है उसमें से, और दूसरे का आप नाम बताइए, उन दोनों के बीच एक पट्टी है, उसमें ये चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब ये कभी कभी अपनी कक्षा को छोड़ करके जो है दूसरी जगह निकल आते हैं रास्ता भटक करके, तो ये उन्हीं में से एक है एस्ट्रॉयड 1998 OR2। ये धरती के नज़दीक से गुजरेगा और इसका शेप कुछ ऐसा है, ये रहा धूमकेतु और ये कुल मिला के ऐसी इसकी पूंछ है, इस तरीके का है ये। तो एक ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आदमी मास्क लगा के भागा जा रहा है, तो इसका शेप कुछ इसी तरीके का है, आगे ऐसे बना हुआ है और ऐसे करके ये पूरी इसकी लेयर है, तो ये पीछे तक जो है पूरा इम्पैक्ट छोड़ता जाता है, ठीक है। तो ये है एस्ट्रॉयड जिसका नाम है 1998 OR2, और इसके बारे में ये कहा गया कि ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक से गुजरेगा आज यानी 29 अप्रैल को। इससे नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये पोटेंशियल हजार्डियस यानी कि खतरनाक की श्रेणी में रखा गया है, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं धरती को, ठीक है। इसका नाम आप याद रखिएगा, 1998 इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसकी खोज जो है 1998 में की गई थी, और तब से इस पे नज़र रखी जा रही थी कि ये कहाँ कहाँ अपना पाथ चेंज कर रहा है, कहाँ कब आएगा, ये सारी चीज़ें इस पे देखी जा रही थी, ये नज़र रखी जा रही थी। अब 2020 है, 2020 के बाद 2079 में ये एस्ट्रॉयड फिर से धरती के पास से गुजरेगा, ठीक है। तो अब जो धरती के पास से गुजरेगा ये एस्ट्रॉयड, तो इतनी ज़्यादा इसकी मतलब नज़दीकी होगी, इस समय से ज़्यादा नज़दीकी होगी कि कुछ हो सकता है नुकसान पहुंचा जाए, जैसे हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें जो सैटेलाइट है उनमें हो सकता है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, बट अभी ये क्लियर नहीं है। तो 2079 बहुत दूर है, 2079, उसके बाद फिर ये 200 साल बाद आएगा। तो 200 साल बाद जब आएगा तो उस समय देखा जाएगा कि हाँ, तब उस समय तक तो हम रहेंगे भी नहीं, तो उस समय ये देखा जाएगा कि हाँ क्या इसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन अभी फिलहाल हमारी लाइफ को इस एस्ट्रॉयड से आने वाले हमारे जीवन में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये अर्थ के बहुत पास से गुजरेगा, इसको आप इतना ही नोट कीजिएगा, इससे ज्यादा इसमें नोट करने लायक नहीं है। दूसरा है, इसमें आप शुरू करते हैं यहाँ से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। अभी एक न्यूज आई है, न्यूज में क्यों है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड न्यूज में इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल फंड की एक कंपनी है फ्रैंकलिन करके है, ये किस देश की है ये आप पता कर लीजिएगा कि किस देश की है, ठीक है। फ्रैंकलिन ये म्यूचुअल फंड कंपनी है और इसने अपनी 6 यूनिट बंद करने की घोषणा की है कि हम अपनी 6 यूनिट बंद करेंगे। तो म्यूचुअल फंड अगर ये लोग बंद कर देंगे तो सरकार को नुकसान होगा, पब्लिक का पैसा लगा होता है इसमें, तो इस वजह से क्या होगा कि इसमें जो है नुकसान होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसको अब पब्लिक का पैसा लगा होता है तो सरकार का फर्ज बनता है कि इसको बचाएं। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, ये तो फ्रैंकलिन तो बाहर की है, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया है, भारत में भी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है उनके ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया है कि इसको हेल्प देने के लिए, म्यूचुअल फंड कंपनीज को हेल्प देने के लिए एक पैकेज की घोषणा की है जो आरबीआई के थ्रू मिलेगा। उसका अमाउंट है 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड कंपनीज को भारत सरकार देगी, ठीक है। तो अब इसके बारे में ये तो न्यूज आइटम है कि 50,000 करोड़ रुपए देगी, लेकिन ये रुपए कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, ये समझते हैं। 50,000 रुपए भारत सरकार सीधे नहीं देगी, आरबीआई के थ्रू जाएंगे। आरबीआई क्या करेगा, 50,000 करोड़ रुपए सरकार ने आरबीआई को दे दिए। अब आरबीआई क्या करेगा, इन 50,000 रुपयों को लोन की तरह देगा बैंकों को, जो दूसरे बैंक हैं उनको ये लोन की तरह देगा,
कि हाँ भाई 50,000 करोड़ रुपए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और किन किन को देगा, उनको देगा जो कि बैंकों को देगा, और बैंक किनको देंगे, उनको देंगे जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या होता है मैं बताऊंगा। तो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको 50,000 करोड़ रुपए टोटल बांटे जाएंगे बैंकों को, और बैंक के जरिए उन कंपनीज को बांटे बांटे जाएंगे जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम होगा। तो 50,000 करोड़ रुपए टोटल अमाउंट है। अब ये दिया क्यों गया है, वो क्या रहा है म्यूचुअल फंड, उससे पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। म्यूचुअल फंड से पहले आपको शेयर के बारे में समझना होगा, शेयर क्या होता है, फायदा कैसे होता है। बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक होता है, वो लेक्चर लंबा चल जाएगा, उससे उतना ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। शेयर मार्केट, अब सब सिंपल से टर्म्स में समझिए, आपने 1,000 रुपए की कंपनी खोली, सपोज करिए कि 1 लाख रुपए की कंपनी है आपकी। ठीक है, 1 लाख रुपए टोटल अमाउंट है आपकी कंपनी का। अब इस 1 लाख रुपए के आपने क्या किए, 100 हिस्से कर दिए, तो हर हिस्से की कीमत कितनी होगी, 1,000 रुपए। ठीक है, आपने क्या किया, आपने कहा कि नहीं ये जो हजार हजार रुपए हैं ये अकेले हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी, हिस्सेदारी को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो जब हिस्सेदारी की बात होती है, लोग इन्वेस्ट करें, लोग पैसा डालें आपके कंपनी में, इसलिए आप क्या करते हो, शेयर मार्केट में अपने शेयर उतारते हो। कंपनियां क्या करती हैं कि शेयर मार्केट में शेयर उतारती हैं। तो इस तरीके से 1 लाख रुपए में से मैंने हजार हजार रुपए के कई शेयर बना दिए, 100 शेयर बना दिए, और मैंने कहा कि हजार हजार रुपए एक एक शेयर की कीमत है। जिसको खरीदना है 1,000 रुपए का शेयर खरीद ले। आपने 1,000 रुपए का शेयर खरीद लिया। शेयर का मतलब है आपने कंपनी में हिस्सेदारी खरीद ली। ठीक है, और आपकी हिस्सेदारी कितनी है, 1,000 रुपए की है ना, यानी 1% की है। 1% की हिस्सेदारी आपकी हो गई। अब होगा क्या, हिस्सेदारी का मतलब ये होता है हर चीज में हिस्सेदारी। फायदा होगा तो हिस्सेदारी फायदे में, और नुकसान होगा तो नुकसान में हिस्सेदारी। इसीलिए जो लोग शेयर खरीदते हैं वो कहते हैं कि शेयर मार्केट नीचे आ गया मेरा तो नुकसान हो गया, ऊपर चढ़ गया तो कहते हैं नहीं इस बार तो फायदा हो गया। तो इसका यही मतलब होता है, कल को अगर ये कंपनी 1,50,000 की हो जाए तो इस शेयर का दाम हो सकता है, आपके पास जो शेयर है हो सकता है उसका दाम 1,500 या 1,400, मतलब एग्जैक्टली इतना नहीं होता क्योंकि बहुत से फीस कटती हैं, बहुत कुछ चीजें काटी जाती हैं, फिर उसके बाद आपको शेयर का जो शेयर है वो मिलता है, आपका जो प्रॉफिट का शेयर है वो मिलता है। तो लेकिन एक ऐसे समझ लीजिए कि हाँ अगर कल को कंपनी जो 1 लाख की थी कल को 1,50,000 की हो गई, तो आपका जो शेयर था वो शेयर भी बढ़ गया, आपकी हिस्सेदारी भी बढ़ गई। क्यों, आपकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ी, हिस्सेदारी उतनी ही है, फायदे में शेयर आपको मिल गया, फायदे का जो हिस्सा है वो आपके पास आ गया। तो वही जो हिस्सा होता है इसी से हम फायदा या नुकसान कमाते हैं। तो ये होता है शेयर मार्केट में। इस तरीके से लोग शेयर खरीदते हैं, शेयर ऊपर नीचे होते हैं, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, फायदा कमाते हैं या नुकसान उठाते हैं। ये सिंपल टर्म्स में समझाया, ये सिर्फ एक कंपनी का एग्जांपल देके समझाया था। इसी तरीके से शेयर मार्केट में क्या होता है, बहुत बहुत से इंडेक्सेस होते हैं, और एक इंडेक्स में कई कंपनीज होती हैं, उन सभी कंपनीज की टोटल वैल्यू मिला करके एक पूरा जो है इंडेक्स बनता है। वो इंडेक्स जितना ऊपर नीचे होता है उतना आपका फायदा और नुकसान होता है। उस इंडेक्स में से अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको उतना फायदा है उतना नुकसान होता है, जितना वो कंप्लीट जो कंपनीज हैं वो फायदा कमा रही होंगी उतना फायदा आपके पास आ जाएगा, अगर वो नुकसान में जा रही होंगी तो उतना नुकसान आपके पास होगा। ठीक है, तो वो इंडेक्सेस हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बैंक में है या फाइनेंशियल मार्केट में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कहीं से जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिक टर्म्स में आपको समझना जरूरी है कि शेयर का मतलब क्या होता है। शेयर का मतलब हिस्सेदारी, फायदे में भी नुकसान में भी। अब कुछ लोग तो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शेयर मार्केट का नहीं पता कि कौन सा शेयर में लगाएं कि उनका फायदा हो, और कौन से शेयर में लगाएं कि उनका नुकसान कम से कम हो। जो लोग ये नहीं जानते उनके लिए एक ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड होता है। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल वर्ड को देखिए, म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में मिलकर। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कई लोग होते हैं, जैसे आप में से 4-5 लोग आए और आपने क्या किया, पैसे लगा दिए, 5 लोगों ने पैसे लगा दिए। ठीक है, म्यूचुअल फंड में। ठीक है, अब ये म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ये पैसे इकट्ठे कर लिए किसने, एक कंपनी ने। म्यूचुअल फंड की कंपनियां होती हैं जो म्यूचुअल फंड को मेंटेन करती हैं, उनको कहा जाता है एएमसी, असेट मैनेजमेंट कंपनी। इसको लिख लीजिए, एएमसी का फुल फॉर्म असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जैसे एक है हमारी यूटीआई, भारत का जो पहला म्यूचुअल ट्रस्ट मेंटेन करने वाला जो कंपनी थी वो थी यूटीआई। ठीक है, वो यूटीआई है, इसका नाम याद रखिए, पूछा जा सकता है कि भारत में पहली म्यूचुअल फंड की कंपनी का नाम क्या है, यूटीआई है वो। तो यूटीआई एक एएमसी है, असेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब आप क्या करोगे, 5 लोग मिलकर यूटीआई को पैसे दोगे कि भाई ये है हमारा पैसा। अब पब्लिक का पैसा गया यूटीआई के पास। ठीक है, पब्लिक का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा यूटीआई के पास गया। अब यूटीआई में क्या होता है, एक असेट मैनेजर होता है, वो क्या करता है, उसका काम यही होता है ये देखना कि किस जगह पे पैसे लगाने पे फायदा ज्यादा होगा
और नुकसान कम होगा। अगर नुकसान होगा तो कम होगा या फिर नहीं होगा, या नुकसान को कम से कम किया जा सके, फायदा कम हो लेकिन नुकसान ना हो। इस तरह के एनालिसिस ये करता है, पूरे मार्केट को देखता रहता है। तो आपका काम, आपके दिमाग से ये बात हट जाती है कि आपको नहीं सोचना कि कहाँ मैं लगाऊं जो मेरा फायदा हो। आपने ये जिम्मेदारी किसको दे दी? एक असेट मैनेजर को दे दी, एक असेट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजर को दे दी, असेट मैनेजमेंट कंपनी को दे दी। अब वो क्या कर रहा है? अब वो यही देख रहा है कि कहाँ पे लगाएं तो फायदा होगा और नुकसान नहीं होगा। तो ये जो बंदा है नॉर्मली करता क्या है, जो हमारा म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि ये जो मैनेजर होता है वो कई सेक्टर्स देखता है। जैसे कुछ लोग देखते हैं कि हाँ चलो आईटी सेक्टर में अच्छा काम हो रहा है कि नहीं, कुछ देखते हैं कि ये जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर उसमें अच्छा काम हो रहा है कि नहीं, कुछ देखते हैं जो कि ऑटोमोबाइल की कंपनीज है वो अच्छा कर रही है कि नहीं, कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एक साथ जो पैसा आपने दिया है ना, उस पैसे को एक साथ कई सेक्टर में, जैसे आईटी में लगा दिया, ऑटो सेक्टर में लगा दिया, और कहीं लगा दिया, डेरिवेटिव मार्केट में लगा दिया। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि जहां जहां जिस सेक्टर से या जिस कंपनी से फायदा होगा, जिस सेक्टर से फायदा होगा उस सेक्टर में पैसे डाल दिए। क्योंकि हर सेक्टर एक साथ नीचे नहीं गिरेगा। ये माना जाता है कि हर सेक्टर एक साथ नीचे, माना क्या जाता है, ऐसा होता ही है, हर चीज एक साथ घाटे में चली जाए ऐसा नहीं होता। लेकिन वही है कि अगर एक साथ आप अपने पैसे को कई जगह रखोगे तो एक जगह का नुकसान होता है, दूसरी जगह आपका पैसा सेफ है। तो यही काम असेट मैनेजमेंट कंपनी करती है आपके बिहाफ पे। आप भूल जाते हो कि कहाँ लगाना है, आपके बिहाफ पे वो एनालाइज करते हैं, वो अपनी तरफ से बेस्ट ऑप्शन खोजते हैं कि कहाँ कहाँ लगाएं कि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है, अब यहाँ पर लगाने से अगर कल को मार्केट ऊपर जाती भी है, नीचे आती भी है, तो रिस्क कम होता है कि वो नीचे बिल्कुल ही गिर जाएगी, क्योंकि कोई एक सेक्टर अच्छा काम कर रहा होगा। ठीक है, तो वो करते क्या है कि जो भी फायदा होता है, जब वो पैसे लगाते हैं, पैसा आपका लिया, आपने मिला करके 1 लाख 2 लाख जितने भी दे दिए सबने मिलके, उन पैसों को वो कहीं लगाता है, और लगाने के बाद क्या करता है, जो भी फायदा होता है उस फायदे का कुछ हिस्सा अपने पास रखता है और बाकी हिस्सा आप में बांट देता है। जो हिस्सा आप में बांटता है वो कैलकुलेट होता है नेट असेट वैल्यू के लेवल पे। इसको जानने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ लेना, इसकी जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि आपको जो भी फायदा होगा, कंपनी जो भी फायदा कराएगी आपके पैसे से, जो भी फायदा आपको दिलवाएगी, वो फायदा आपको तो देगी ही, साथ में आपके लिए वो काम कर रहे हैं कि भाई आपके लिए पैसे लगा रहे हैं अच्छी जगहों पे ताकि आपको फायदा हो, तो उसके बदले में कुछ तो लेगी ही, तो वो कुछ पैसा अपने पास रखेगी और बाकी चीजें आपको आपस में शेयर कर दी जाएंगी जितने लोगों ने पैसा लगाया होगा। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड का जो है कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक है कि किस तरीके से काम करता है, ये बहुत टेढ़ा होता है, अंदर तक जाओगे आप इसके तो बहुत चीजें मिलेंगी। जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा, वो पढ़ते होंगे। लेकिन सिंस आपको अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको इसका मास्टर नहीं बनना है इकोनॉमिक्स का। अगर आप इकोनॉमिक्स ही लेकर के चल रहे हो कि इकोनॉमिक्स ही मेन सब्जेक्ट लेना है, कहीं रिटन एग्जाम देना है अगर आपको, तो बात अलग है, आप इसको जाओ और पढ़ो। लेकिन क्योंकि जो रिटन एग्जाम होगा उसमें आ सकता है, लेकिन अगर आप एक जनरल सेंस में बात करो तो आपको इससे ज़्यादा पता करने की या पता रहने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि शेयर मार्केट में ये होता है, दो बड़ी चीज़ें समझ लीजिए कि शेयर मार्केट में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको पता होता है कि कहाँ पैसे डालें तो पैसे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, फिर भी अगर आप फायदा कमाना चाहते हो तो आप क्या करो, आप कई लोग इकट्ठे होकर के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। तो म्यूचुअल फंड कई लोगों का ही फंड होता है, आप पैसा डालते हो, कोई और भी पैसा डालता है, कोई और भी पैसा डालता है, तो कई लोगों का पैसा इकट्ठा रहता है। जब ये पैसा इकट्ठा होता है तो वो इकट्ठा करके आपको नहीं सोचना कि मेरा पैसा कहाँ लग रहा है, जो वहां बैठा हुआ है म्यूचुअल फंड कंपनी का मैनेजर, उसको पता है कि कहाँ डालें कि सबसे ज्यादा फायदा हो, और वो क्या करेगा, आपका फायदा कराएगा, अलग अलग सेक्टर्स में पैसे लगाएगा। जब उन सेक्टर्स में पैसे लगाएगा तो जब वो वैल्यू ऊपर बढ़ेगी तो आपको जितना ऊपर बढ़ेगी उसका शेयर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। तो अभी हुआ क्या है कि रिसेशन का समय है, कोविड-19 की वजह से इस समय बिजनेस इतना अच्छा चल नहीं रहा, तो हर सेक्टर डूब रहा है। डूबने की वजह से क्या हो रहा है, जो म्यूचुअल फंड में लोग पैसे लगा रहे थे वो पैसा आप खींच रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है, ये म्यूचुअल फंड कंपनीज को नुकसान हो रहा है, इनके पास पैसा नहीं बच रहा, इनकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है, कैश इनके पास बच नहीं पा रहा, जिसकी वजह से ये कंपनीज बंद होने की कगार पे भी आ सकती हैं और नुकसान हो सकता है। और सिंस ये पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक का पैसा डूब जाएगा अगर ये कंपनी बंद हो गई। इसलिए सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इनको किसी तरीके से बचाए, और यही जिम्मेदारी सरकार ने पूरी की है। क्या करके, 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे करके। तो 50,000 करोड़ रुपए आरबीआई के थ्रू बैंकों में दिए जाएंगे, ये बैंक म्यूचुअल फंड कंपनीज को उधार देंगे। ठीक है, सस्ते दर पे, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि रेपो रेट भी कम की गई है। तो आरबीआई जब बैंकों को उधार देता है तो बैंक आरबीआई से लेंगे, ऐसे नहीं कि फ्री में लेंगे, उधार ही लेंगे। ठीक है, लेकिन सस्ते दरों पे उधार मिलेगा, रेपो रेट पे ही, जो कि छोटा रेट होता है थोड़ा, रेपो रेट अभी कम भी किया है। तो रेपो रेट पे बैंक उधार लेंगे, फिर वो बैंक क्या करेंगे, वो पैसे किनको उधार पे देंगे, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनको थोड़ा ज़्यादा रेट पे देंगे, फिर भी वो रेट कम होगा उनके लिए, क्योंकि अभी रेट कम कर दिए गए हैं।
ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज हैं, इनको ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कामयाब हो भी सकते हैं, हो जाएंगे। 50,000 करोड़ रुपए डाले हैं तो काफ़ी है वो, क्योंकि अभी हुआ क्या है कि 1.6 लाख करोड़ यानी 1.6 लाख करोड़ के आसपास का पैसा मार्केट से निकल गया है। 1.6 लाख करोड़ के आसपास निकल गया है, लेकिन जितना निकल गया है उसका आधा यानी 50,000 करोड़ के आसपास, आधे से थोड़ा कम, 50,000 करोड़ के आसपास तो गवर्नमेंट दे रही है, जिससे कि कुछ समय के बाद ये अपने आप को सस्टेन कर पाएं। और साथ में जब 50,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट देगी तो हमारे और आपके जैसे लोग जो कि म्यूचुअल फंड में डालना चाहते थे, अब जो निकालना चाह रहे थे पैसा कि हाँ नुकसान हो रहा है, लेकिन डालने की इच्छा थी हमारी, अब वो डाल सकते हैं। उनको लगेगा कि हाँ चलो गवर्नमेंट ने दे दिया है तो कुछ सपोर्ट मिल गया है, कंपनी जाएगी नहीं, म्यूचुअल फंड खत्म नहीं होगा, हम इसमें पैसे पड़े रहने देते हैं, निकालेंगे नहीं, कुछ दिन और पड़े रहने देते हैं। तो जब कुछ दिन और पड़े रहने दोगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में बिजनेस वापस शुरू हो जाए, लॉकडाउन खत्म हो जाए, तो हो सकता है चीज़ें नॉर्मल आ जाए। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड और इनका कौन सी चीज़ का फायदा हो सकता है, कौन सा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, तुम या फिर म्यूचुअल फंड पे एक नोट लिखिए, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कितने की हेल्प हुई, 50,000 करोड़ की, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी भारत का पहला जो वो था म्यूचुअल फंड कंपनी थी, उसका नाम क्या था, यूटीआई। ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां वो टिक लगाने वाले आते हैं। बाकी म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, ये रिटन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं प्लाज्मा थेरेपी क्या है, ठीक है, उसमें उतना ही काफ़ी है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, प्लाज्मा क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर आप जानते हो ब्लड होता है, ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उसके अलावा हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। अब ये सब किस में तैरते रहते हैं, ये सब प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा का काम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है, प्लाज्मा थेरेपी इस समय चर्चा में है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्लाज्मा का काम क्या होता है, इस प्लाज्मा में हर चीज़ है, ब्लड सेल्स हैं, आपके एंजाइम्स होते हैं, आपके वाट पानी होता है, उसके अलावा इसमें जो ये ब्लड सेल्स हैं वो तैरती रहती हैं, ठीक है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लाज्मा का काम क्या होता है, ये पानी को, एंजाइम्स को हमारी ब्लड सेल्स तक पहुंचाता रहता है, हमारे ब्लड में चारों तरफ पूरी बॉडी में घूमता है और उसको पहुंचाता रहता है, ठीक है। तो इसका यही काम होता है। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, प्लाज्मा को, जैसे जैसे अभी आपने सुना होगा कि कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया जा रहा है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, किसी आदमी से किया क्या गया है कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो कि कोविड-19 से या कोरोना वायरस से ठीक हो गया है, तो उसको कहा जाएगा कि भाई आप आइए स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से आइए, अपने ब्लड का जो प्लाज्मा है वो दे दीजिए। तो प्लाज्मा देने के लिए क्या होता है, एक मशीन होती है, उस मशीन से इस बंदे का एक हाथ इसका यहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है जहाँ से उसकी ब्लड लिया जाएगा, और बीच में एक मशीन लगी होती है, ठीक है। ये एक मशीन बीच में लगी होती है, यहाँ से ब्लड जब छनता है तो प्लाज्मा अलग निकल जाता है, ठीक है, प्लाज्मा अलग इकट्ठा होता रहता है। और जो ब्लड होता है, जो प्लाज्मा निकलने के बाद जो ब्लड होता है, प्लाज्मा निकाला हुआ जो ब्लड होता है, वो वापस क्या करते हैं, इसके अंदर दूसरे हाथ से चढ़ा रहे होते हैं। यानी एक तरफ से निकाल रहे होते हैं, दूसरे तरफ से वही शुद्ध जो प्लाज्मा निकाला हुआ जो ब्लड है वो इसको चढ़ा देते हैं। सारा प्लाज्मा तो निकालेंगे नहीं, उतना निकालते हैं जितना जरूरी है, जैसे प्लेटलेट में होता है, प्लेटलेट में भी यही होता है, एक हाथ से निकाला, ब्लड को छाना, छान करके प्लेटलेट्स अलग किए, और जो ब्लड है वापस देने वाले को चढ़ा दिया, उसका शुद्ध जो ब्लड था, प्योर ब्लड था, वो उसको चढ़ा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से प्लाज्मा निकाला जाता है। अब इस प्लाज्मा को निकाल के करेंगे क्या, ये होता ये है कि हमारा जो प्लाज्मा है ना, हर चीज को अपने साथ रखता है, एंटीबॉडीज को भी जो बॉडी में जनरेट होती हैं, साथ में एंजाइम्स भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और उसके अलावा प्लाज्मा का एक और काम है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है एग्जाम में कि हाँ इनमें से कौन कौन से प्लाज्मा के काम होते हैं। एक काम और इसका इंपॉर्टेंट होता है, वो ये होता है कि प्लाज्मा, जैसे सेल्स होती हैं, सेल्स कुछ मर रही होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पैदा कर रही होती हैं जो कि टॉक्सिन्स हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो वेस्ट है, जो सेल्स अपना वेस्ट पैदा करती हैं, वो सब वेस्ट भी यहाँ पे प्लाज्मा में इकट्ठा होता रहता है, और ये प्लाज्मा उस वेस्ट को लेकर के भी बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा के अंदर ही सब घूमता है। इसी प्लाज्मा में आपकी एंटीबॉडीज भी आ जाती हैं। अगर कोई आदमी बीमार हुआ था और उसके अंदर कोई एंटीबॉडी बनी है किसी वायरस के अगेंस्ट, तो वो उसी प्लाज्मा में तैर रही होती हैं। ये एंटीबॉडीज अगर एक कोरोना वायरस का पेशेंट था, उसके ब्लड में बन गई होंगी, उसके प्लाज्मा के अंदर अब आ गई होंगी, ठीक है, एंटीबॉडीज। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हमारी बॉडी पे कोई वायरस अटैक करता है तो हमारा शरीर जो है, इम्यून सिस्टम, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, उससे लड़ने के लिए एक तरीके से सैनिक भेजता है, वो सैनिक ही एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। तो वो एंटीबॉडीज पूरी बॉडी में इकट्ठे होकर के उस वायरस से लड़ने की कोशिश करते हैं। तो यही एंटीबॉडीज जो कि एक पेशेंट ऐसा जो कि सही हो चुका है, उसकी बॉडी से निकाले जाएंगे
कैसे? प्लाज्मा के थ्रू। अब यही प्लाज्मा क्या किया जाएगा, ये निकाल करके एक ऐसे आदमी को जो कोविड-19 से बीमार है उसको चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, ये इलाज नहीं है, अभी किसी ने अप्रूव नहीं किया है कि ये इलाज है, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि क्या इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, और अगर इससे फायदे होने लगे, क्योंकि इससे पहले इन पास्ट टाइम्स, पुराने समय में इससे काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियों को हल करने में सहायता मिली है। इस वजह से प्लाज्मा थेरेपी को भी अभी आजमाया जा रहा है, यानी एक ऐसी टेक्निक है जिसको आजमाया जा रहा है, और इसके सक्सेस की रेट या फिर इसके सक्सेस या फेल होने के चांसेस कितने हैं, ये अभी इसके एक्सपेरिमेंट के पूरा होने के बाद ही आएगा, जब कुछ डेटा आ जाएगा कि किसी को फ़ायदा हुआ भी या नहीं हुआ, कुछ बच पाए या नहीं बच पाए, या किसी को ऐसा तो नहीं है कि हाँ उल्टा नुकसान ही हो गया, नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, या फिर इनफैक्ट ये सब करने के चक्कर में और जो है पेशेंट को प्रॉब्लम ही हो रही है। तो ये सब चीज़ें अभी आनी बाकी है। अभी कल आपने देखा होगा जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं इंडिया के, उन्होंने भी बोला कि ये अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, अभी प्रयोगात्मक तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे रिलेटेड कोई पक्की जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। म्यूचुअल फंड के बारे में आप जरूर देख लीजिएगा, प्लाज्मा थेरेपी, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी और म्यूचुअल फंड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे हर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा थेरेपी आप समझ गए। म्यूचुअल फंड में बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मैंने दी है, उतनी काफ़ी है समझने के लिए कि हाँ क्या होता है, कैसे शेयर बनते हैं, और किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है, और क्या दिक्कत हुई है और सरकार ने क्यों ऐसा किया है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअली बस क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप में जाने, इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अनटिल कि आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेके बैठे हैं कि आपको इकोनॉमिक्स से ही एग्जाम देना है। ठीक है, कुछ होते हैं जो इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट लेते हैं, जो मेन एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स से ही एग्जाम देंगे, तो वो इसको अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि उनके सामने ये क्वेश्चन डिटेल में आ सकता है कि हाँ भाई म्यूचुअल फंड पे ये लिखिए या नोट लिखिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तो कल तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।